स्वागत करता हूं मेरे दोस्त आप सभी को हमारे इस प्यारे से चैनल ज्ञानलॉजी में। और मैं आपके बीच आज हाजिर हूं इतिहास हिस्ट्री क्लास सिक्स चैप्टर नंबर 8 को लेकर के, जिस चैप्टर का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट, यानी अशोक जो है एक अनोखा राजा है। ये जो पूरी तरह से जो स्रोत है ये कहां से लिया गया है, तो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है, जो कि आपको पता है कि एक तरह से ये रिवीजन का क्लास है। अगर आपने अच्छी तरह से एनसीईआरटी को पढ़ लिया है, नहीं भी पढ़ा है तो आपको यहां पर समझ में आने वाला है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं हैंडराइटिंग स्टाइल में क्लासेज को। बिल्कुल हैंडराइटिंग स्टाइल में है। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज, जो अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध त्याग किया। चलिए भाई याद रखिएगा, ये जो है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर पहला क्या कहता है, कहता है कि इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक इसके निर्देश एवं अभिलेख स्तंभों और पत्थरों पर उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है। अशोक जिस साम्राज्य का शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। तो उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले जो है ये साम्राज्य की स्थापना किए थे उसके दादा। चंद्रगुप्त की सहायता चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त की सहायता जो है वो किन्होंने की थी, तो चाणक्य ने की थी चंद्रगुप्त की सहायता। और चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र में मिलते हैं। चाणक्य को हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। वे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री हुआ करते थे। अर्थशास्त्र में हमें किताबों में क्या क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें हमें धन की जानकारी मिलती है, राजनीति की जानकारी मिलती है, शासन चलाने का नियम मिलता है, कूटनीति के बारे में यानी विदेशी राज्यों से निपटने के तरीके यानी विस्तार से इसमें लिखा गया है। किसमें भाई साहब, तो चाणक्य के किताब अर्थशास्त्र में। यहां पे हमने क्या कहा, मौर्य वंश के प्रमुख राजा कौन थे, चंद्रगुप्त, जो कौन थे भाई, अशोक के दादा थे। उसका बेटा बिंदुसार कौन था भाई, अशोक के पिता थे। और बिंदुसार का पुत्र अशोक। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखा था, ठीक है। चाणक्य ने कौन सी किताब लिखा था भाई, तो अर्थशास्त्र किताब लिखा था, ठीक है। यहां पर तक्षशिला की बात कर लो। तक्षशिला क्या है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले मार्ग पर था। देखो क्या कर रहा है, तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का एक रास्ता था। कौन भाई, तक्षशिला, ठीक है। अगर हम बात कर लें तक्षशिला की, तो तक्षशिला उस समय शिक्षा यानी विश्वविद्यालय और व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहां से विदेशी व्यापारी, शिल्पकारी और सरकारी अधिकारी यहां से आते थे। अगर उस तरह से हम उज्जैन की बात कर लेते हैं, तो उज्जैन मौर्य साम्राज्य का एक और महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानी था। साम्राज्य के इन अलग अलग हिस्सों पर शासन करने के लिए राजकुमारों को वहां का गवर्नर यानी राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, ठीक है। हाँ जी, अशोक ने सबसे पहले उज्जैन और तक्षशिला के गवर्नर रह चुके थे, ठीक है। चलिए अगला पेज में आते हैं। अगला पेज क्या कहता है, इसको समझते हैं जी। देखिए यहां पर इस युग के प्रमुख नगर और अभिलेख, इस युग यानी अशोक सम्राट के युग, अशोक के समय का जो युग है उस समय के युग बता रहा है कि अभिलेख और प्रमुख नगर। चलिए
यहां पर समझते हैं क्या कहता है जी। जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, वो लाल बिंदु से जो आपको दिख रहा है वो अशोक के अभिलेख एवं शिलालेख हैं, और जो आपको काला कलर से दिख रहा है वो मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर हैं, मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर आ जाते हैं भाई। तो उत्तर पश्चिम में एक लंपक और कंधार अभिलेख दिख रहे हैं। हमने क्या बताया, लाल रंग का दिखेगा तो उसे हम अभिलेख या शिलालेख समझेंगे। तो यहाँ पर लाल कलर का दिख रहा है, लंपक की बात कर लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। लंपक की अगर हम बात कर लेते हैं तो लंपक और कंधार, ठीक है, यह आज के पाकिस्तान में स्थित है। कंधार से मिला अशोक का अभिलेख द्विभाषीय है, यानी दो भाषा है। जो कंधार से अशोक अभिलेख मिला है, कहां से मिला अभिलेख, कंधार से। जो कंधार से अभिलेख मिले हैं वो दो भाषा वाला अभिलेख है। एक है यूनानी भाषा का अभिलेख, यूनानी, याद रखिएगा कौन सी भाषा भाई, तो यूनानी भाषा है। और एक है यूनानी भाषा, और एक है कौन सी भाषा, अरामाइक, अरामेइक, याद रखिएगा। एक भाषा कौन सी है, अरामाइक है, ठीक है। तो दो भाषाएं हैं, एक है अरामाइक, ठीक है, और एक भाषा है यूनानी। जी हाँ, तो यहां से हमें दो भाषा देखने को मिले हैं। लंपक और कंधार से जो अभिलेख मिले हैं, दो भाषा हमें देखने को मिला है। अच्छा जी, अगला पॉइंट पे आ जाओ। यहां पर देख लो, और भी अभिलेख की बात कर रहा है। देखिए यहां पर कौन सी अभिलेख की बात कर रहा है, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा ये दोनों स्थान आज के पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है, ठीक है। यहां मिले अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। यहां के जो अभिलेख मिले हुए हैं, यहां के जो अभिलेख मिले हुए हैं, कहां के भाई, तो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा के जो अभिलेख मिले हुए हैं वो अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। खरोष्टी लिपि में लिखा गया अभिलेख है, याद रखिएगा। खरोष्टी लिपि की खास बात यह है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी इधर से शुरू किया जाता था और ऐसे लिखा जाता था, इस तरह से इधर से शुरू करके दाईं से बाईं ओर ऐसे लिखा जाता था। कौन सी अभिलेख, तो खरोष्टी अभिलेख, याद रखिएगा। जैसे आज उर्दू लिखी जाती है वैसे लिखी जाती थी। उसी तरह से एक दक्षिण पश्चिम में हमें एक क्या देखने को मिल रहा है, महत्वपूर्ण नगर देखने को मिल रहा है, महत्वपूर्ण नगर। और वो महत्वपूर्ण नगर कौन सा है भाई, तक्षशिला। तक्षशिला की बात कर लो। तक्षशिला जो यह उत्तर पश्चिम का मुख्य नगर था, यह मौर्य साम्राज्य के एक प्रांत की राजधानी थी। यहां से पूरे उत्तर पश्चिम इलाके और मध्य एशिया के व्यापार पर नजर रखी जाती थी। कहां से, तक्षशिला से, याद रखिएगा, तक्षशिला से ऐसा देखने को हमें मिला है। अगला जो आता है उत्तर और मध्य भारत का मैदानी क्षेत्र में अगर हम बात कर लें तो देख लीजिए यहां पर उत्तर और मध्य की बात कर लेते हैं। तो पहला आता है टोपरा, पहला क्या आता है, टोपरा। फिर आता है भाई मेरठ, ठीक है। फिर बहापुर, ये देख लो यहां पर, ये तीन आते हैं। जो टोपरा हरियाणा में स्थित है और मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और बहापुर जो है वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसमें क्या हमें जानकारी देखने को मिलती है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ से अशोक के जो भारी भरकम स्तंभ थे, एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं कि दिल्ली, टोपरा और मेरठ से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, कौन, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक की बात हो रहा, तुगलक, ठीक है। तुगलक, अगर यहां फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, क्या हमें देखने को मिला, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ से, जो दिल्ली टोपरा से और मेरठ से अशोक के स्तंभ को
भारी भरकम स्तंभों को मंगवाकर दिल्ली के बहापुर के पास स्थापित करवाया। तो दिल्ली के कहां? बहापुर, यानी ये दोनों स्तंभ को लाया यहां बहापुर, और यहां इसका क्या करवाया भाई? स्थापित करवाया। ठीक है, याद रखेंगे इस बातों को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें ये सब जानकारी नहीं दिया हुआ है, पर आपको ये जानकारी हमें देना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला कहता है यहां पर देखिएगा कलशी। अब कलशी की तरह भाई देख लो, तो कलशी आज के उत्तराखंड देहरादून के पास है। कलशी, ठीक है, ये रहे कलशी। यह उत्तरी भारत का एक प्रमुख पहाड़ी शिलालेख है। कलशी क्या है? पहाड़ी शिलालेख है, याद रखिएगा, पहाड़ी शिलालेख है। पहाड़ी शिलालेख है कौन? कलशी पहाड़ी शिलालेख है, याद रखेंगे इसको, जो साम्राज्य की उत्तरी सीमा को दर्शाता है। जो साम्राज्य की किसकी सीमा को दर्शाता है? तो उत्तरी सीमा को दर्शाता है। आगे आ जाइए, कौशाम्बी की बात कर लेते हैं। कौशाम्बी, तो देख लीजिए यहां पर कौशाम्बी आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपको कौशाम्बी दिख रहा होगा, देख लो, ये रहा कौशाम्बी, कलर हरा ही ले लेते हैं, ये कौशाम्बी है। ठीक है, कौशाम्बी की अगर हम बात कर लें, जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। कौशाम्बी के स्तंभ को बाद में मुगल सम्राट अकबर ने इलाहाबाद के किले में सुरक्षित रखवाया था, जिसे आज प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ कहा जाता है। तो इसे सुरक्षित रखवाया कहां भाई साहब? अकबर ने रखवाया, इलाहाबाद के किले में रखवाया। इलाहाबाद को हम आज कौन से नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर देख लीजिए अगला पॉइंट क्या कहता है, जरा समझते हैं। अगला है पूर्वी भारत की बात कर रहा है। अब पूर्वी भारत में आ जाओ, तो पूर्वी भारत लुम्बिनी में आ जाओ भाई, लुम्बिनी में आ जाओ। लुम्बिनी जो आज कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल की तराई और बिहार चंपारण के क्षेत्र में स्थित है, यानी ज़्यादा दूर नहीं है, बिहार से, इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, नेपाल के तराई क्षेत्र में है और बिहार के पास पश्चिम चंपारण से लगा हुआ है। कौन? लुम्बिनी। तो लुम्बिनी के बारे में आप तो जान रहे हैं, लुम्बिनी जो है वो भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है लुम्बिनी के बारे में कि लुम्बिनी जो है वो भगवान यानी बुद्ध का, किसका भाई? बुद्ध का जो है जन्म स्थल है। बुद्ध का जो है वो जन्म स्थल है लुम्बिनी। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में यहां की यात्रा की थी। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक, मतलब जब वो राजा बने थे, जब वो 20वें वर्ष में थे, तो यहाँ की वो यात्रा किए थे अशोक ने। बुद्ध के प्रति सम्मान से यहाँ एक धार्मिक कर को माफ कर दिया गया था। अब आ जाओ रामपुरवा। रामपुरवा दिख रहा है, यहाँ पे रामपुरवा है। रामपुरवा में क्या दिखा गया? तो रामपुरवा से, जी हाँ याद रखिएगा, रामपुरवा से मिला बैल की आकृति वाला स्तंभ, जिसे आज भी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो यहीं से मिला था राष्ट्रपति, क्या बोलते हैं, रामपुरवा ही से मिला था। जी हाँ, अगला आ जाओ भाई। अगला आता है लौरिया। लौरिया अर्राज। लौरिया अर्राज यह बिहार के चंपारण में स्थित एक प्रसिद्ध अशोक स्तंभ है। तो हमें यहां से क्या मिला है भाई? प्रसिद्ध अशोक स्तंभ। कहां है ये लौरिया? बिहार के चंपारण में स्थित है, याद रखिएगा लौरिया। ठीक है, अब एक यहां पर सबसे अच्छा जो है आपका क्या बोल रहा है? तो यहां पर अब नगर बोल रहा है। कौन नगर भाई? मौर्य साम्राज्य की नगर पाटलिपुत्र। तो आप पाटलिपुत्र से आराम से परिचित हैं। क्यों परिचित हैं? क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य की मुख्य राजधानी हुआ करता था, जो आज पटना है। याद रखिएगा, जो आज क्या है भाई? पटना है। जी हां, चलिए, तो हमने देखा मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन है? पाटलिपुत्र है। एक यूनानी जो राजदूत हैं मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। उसने बताया था कि यह विशाल और खूबसूरत शहर है। यह विशाल और खूबसूरत शहर है जो चारों तरफ से बड़ी लकड़ी की दीवारों और मीनारों से घिरा हुआ है। बड़ी लकड़ी की दीवारों और मीनारों से क्या है? घिरा हुआ है। किसके बारे में बताया गया भाई? पाटलिपुत्र के बारे में यह बताया गया। अगला पॉइंट आ जाओ, पश्चिम और मध्य भारत को देख लो। पश्चिम और मध्य भारत की बात कर लेते हैं। चलिए यहां पर देख लीजिए, तो पश्चिम और मध्य भारत में सबसे पहला शहर आता है जो मौर्य साम्राज्य का शहर है,
वह है उज्जैन। कौन है भाई? उज्जैन है। उज्जैन की बात अगर करें तो यह मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है, मध्य प्रदेश का। यह अवंती प्रांत की राजधानी थी। यह अवंती प्रांत की राजधानी थी। उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले व्यापारिक रास्तों को यह नियंत्रण करता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो जाने वाला रास्ता था, लोग जाते थे, उसको यह नियंत्रित करता था। कौन? उज्जैन। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। सांचो है ना, जिसे हम सांची भी बोलते हैं। तो सांचो की बात कर लें। सांचो क्या है? तो एक अभिलेख है। क्या है? अभिलेख, जो कहां से मिला है हमें? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो सांची में भारत का सबसे प्रसिद्ध महास्तूप, याद रखिएगा, सांची में सबसे प्रसिद्ध जो है महास्तूप हमें देखने को मिला है। कहां से भाई? तो सांची से हमें देखने को मिला है, जो बौद्ध धर्म का पवित्र गुंबददार स्मारक स्थित है, जिसकी नींव सम्राट अशोक ने ही रखी थी। जिसकी नींव किसने रखी थी? तो अशोक सम्राट ने ही रखी थी। याद रखिएगा इस बातों को, अशोक सम्राट ने ही रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आता है गुज्जर। अब गुज्जर देख लो। गुज्जर भी क्या है? तो एक शिलालेख या स्तंभ है, स्तंभ लेख है गुज्जर की अगर हम बात कर लें, गुज्जर के बाद एक आता है रूपनाथ। ठीक है, फिर आता है कौन? पनगुरिया। ये तीनों की अगर हम बात कर लेते हैं, कौन कौन भाई? तो एक हमने देखा गुज्जर, क्या देखा? गुज्जर। दूसरा हम देख रहे हैं रूपनाथ, और तीसरा हम देखा पनगुरिया। ठीक है, तो अगर हम इस तीनों की बात कर लें, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहां से हमें छोटे पत्थरों के अभिलेख मिले हैं, यानी लघु शिलालेख मिले हैं। तो ये तीनों जगह से हमें क्या मिले हैं? लघु शिलालेख। गुज्जर जो है अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अशोक का वास्तविक असली नाम अशोक साफ साफ लिखा हुआ मिलता है, जबकि अन्य जगहों पर इनका नाम हमें क्या मिलता है? देवनान पिये या पियदस्सी, यानी देवताओं का प्रिय, है ना। तो लेकिन इस जगह पे हमें इनका नाम अशोक देखने को मिला है, साफ साफ असली नाम देखने को मिला है हमें अशोक। अगला आ जाते हैं, कहां भाई? गिरनार। गिरनार की बात कर लो। गिरनार कहां है? तो जूनागढ़ में स्थित है। अब जूनागढ़ कहां है भाई? तो गुजरात में स्थित है। यहां पर गिरनार की चट्टानों के अशोक ने 14 मुख्य शिलालेख खुदवाए। 14 प्रकार का मुख्य शिलालेख, याद रखिएगा। मुख्य क्या चीज भाई? तो मुख्य शिलालेख खुदवाए। शिलालेख खुदवाए कितने प्रकार के? तो 14 प्रकार के शिलालेख खुदे हुए हैं। इस चट्टान पर बाद के राजाओं जैसे रुद्रदामन, स्कंदगुप्त ने भी अपने लेख लिखवाए। बाद में स्कंदगुप्त, रुद्रदामन, ये सारे लोग भी जो हैं इस पे क्या लिखवाए भाई? इस पे लेख लिखवाए। चलिए पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर आ जाइए। पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। तो एक है कलिंग, क्या भाई? कलिंग, और एक है जौतगढ़। दो जगह हैं, एक है कलिंग और एक है जौतगढ़। तो कलिंग के युद्ध की भयानक हिस्सा के बारे में आपको पता होगा। जो कलिंग कहां है? उड़ीसा में स्थित है। जो अशोक ने सबसे पहला युद्ध यहीं लड़ा था और इनका आखिरी युद्ध भी था यही। और अशोक का इसी में हृदय परिवर्तन हुआ था। यहां के शिलालेखों में अशोक ने अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है। और क्या लिखा है? अशोक ने अपनी प्रजा को क्या बताया भाई? तो संतान बताया है। संतान कि प्रजा मेरी संतान है। प्रजा मेरी क्या है? संतान है। जी हां, ठीक है। और लिखा है कि प्रजा के दुख से बहुत दुखी हैं। प्रजा के दुख से क्या है? बहुत दुखी हैं। आगे बढ़ जाइए। अब दक्षिण भारत की ओर आ जाइए। दक्षिण भारत की ओर चले जाइए। दक्षिण भारत में हमने सबसे पहले क्या देखेंगे भाई? सोप्रा को देखेंगे। सोप्रा जो महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के कहां है? जो महाराष्ट्र के पालघर में, याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। जी हां, महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। यहां से मौर्य साम्राज्य का
पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार का हमें साक्ष्य मिला है। तो यहां से मौर्य साम्राज्य का, ठीक है, पश्चिमी देशों के साथ यानी इधर वाले देशों के साथ हमें, ठीक है, व्यापार का जानकारी मिला है यहीं से, सोपरा से। जो कहां है सोपरा? तो सोपरा है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। सन्नति, अब सन्नति की बात कर लेते हैं। सन्नति भी क्या है? एक जगह मतलब अभिलेख या शिलालेख देखने को मिला है यहां से भी। तो सन्नति कर्नाटक का एक स्थल जहां हाल में ही अशोक की पत्थरों का उकेरी गई एकमात्र मूर्ति मिली है, यहां से जल्दी में ही मिला है। ठीक है, अगला आता है मास्की और ब्रह्मगिरी। अगला क्या आता भाई? मास्की और ब्रह्मगिरी। अब यहां से क्या मिले हैं? तो मास्की अभिलेख, मास्की और जो ब्रह्मगिरी है दोनों कर्नाटक में स्थित है। मास्की अभिलेख भी इतिहास में बहुत कीमती है, क्योंकि यहां गुर्जरा की तरह यहां भी अशोक का नाम साफ साफ लिखा हुआ है। जो आपने गुर्जरा में देखा कि वहां अशोक का जो नाम था वो साफ साफ लिखा हुआ था, तो यहां भी अशोक का नाम साफ साफ लिखा हुआ है। जी हां। उसके बाद आता है लास्ट येरागुड़ी। येरागुड़ी, अब येरागुड़ी में क्या है? कहां है येरागुड़ी? आंध्र प्रदेश जिले में स्थित है। यहां अशोक के बड़े शिलालेखों का पूरा सेट मिला है। बड़े शिलालेखों का पूरा सेट मिला है। कहां भाई? येरागुड़ी में। ठीक है, तो ये थे अशोक साम्राज्य के कुछ नगर, और जहां से अशोक के अभिलेख या शिलालेख मिले हैं उसके बारे में जानकारी। तो हमने जानकारियां पूरी अच्छी तरह से डिटेल में ले लिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। अब यहां पर क्या कहता है देख लीजिए। कहता है कि राज्य साम्राज्य से भिन्न होता था। राज्य जो है साम्राज्य से अलग होता था। ठीक है, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। साम्राज्य अलग हो गया, राज्य अलग हो गया। राज्य वो जो प्रांतीय राजधानी हुआ करता था, है ना, जिसको प्रांतीय राजधानी कहते थे। और साम्राज्य वो जहां अशोक की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, और एक होता था प्रांतीय राजधानी। तो हम अगर बात कर ले राजधानी की, तो राजधानी थोड़ा बड़ा होता था प्रांतीय राजधानी की अपेक्षा। साम्राज्यों की रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की होती थी। यहां पे क्या करा? साम्राज्यों की रक्षा के लिए बड़ी सेनाएं होती थी। बड़ी सेनाएं हुआ करती थी। यहां पर की को हटा देंगे। बड़ी सेनाएं हुआ करती थी, याद रखेंगे इस बातों को। जी हां, साम्राज्य का प्रशासन की अगर हम बात कर लें, अब यहां पर साम्राज्य का प्रशासन देख लो भाई। साम्राज्य का प्रशासन देख लीजिए, यहां पर साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है, सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। क्या कह रहा है? कि सबसे ऊपर सम्राट था जो राज परिवार, ठीक है, मंत्रियों की सहायता से सब पर देख रेख रखता था। तो सबसे ऊपर कौन था? सम्राट था। ठीक है, अच्छा जी। वो पूरे प्रांतियों में पूरे प्रांत में देखता था, हर जगह पे देखता था कि कौन राजा कैसे, कौन प्रांत की राजा जो है वो कैसे शासन चला रहा है, इस तरह से। अच्छा जी, उसके बाद देखिए राजधानी जो है, राजधानी पाटलिपुत्र थी, आपको ये पता है। अशोक की जो राजधानी है वो आपको पता है कि पाटलिपुत्र थी, और उसके पास आसपास के जो इलाके पर जो सम्राट का जो सीधा नियंत्रण था, उन पर सीधा नियंत्रण था। यहां राजा चुने गए अधिकारी किसानों, चारागाहों, कारीगर और व्यापारियों से कर वसूलते थे। जो लोग राजा के नियमों को नहीं मानते थे वे अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इन अधिकारियों के काम पर नजर रखने के लिए राजा जासूस रखता था। समझ में आया? तो ये पॉइंट का कहना यही बातें हैं। ठीक है जी, अगला पॉइंट देख लीजिए। यहां पर मौर्य साम्राज्य के भीतर कई क्षेत्र या प्रांत है। हमने तो बताया ना कि मौर्य साम्राज्य के जो भीतर है वो कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, जो उसको हम प्रांत कहते थे। इन सब पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। देख लो, है ना। तो क्या कह रहा है भाई कि ये सभी साम्राज्य के भीतर कई क्षेत्र या प्रांत थे, छोटे छोटे मुख्य शहर थे। पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण किया जाता था। जी हां, राजकुमार को
या वहां का राज्यपाल अथवा गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। तो उस जगह पर राजकुमारों को कहां भाई, प्रांतों में, प्रांत का जो मुख्य अधिकारी होते थे उसको गवर्नर बोला जाता था या क्या बोला जाता था, राज्यपाल बोला जाता था। ठीक है, हाँ जी। तो हमने क्या देखा कि जो केंद्र था वो पाटलिपुत्र था। इन प्रांतीय राजधानियों पर नजर रखी जाती थी। अक्सर राजकुमार को वहां भेजा जाता था या फिर इन इलाकों में स्थानीय नियमों और परंपराओं को ही माना जाता था। इन बड़े केंद्रों के बीच बहुत बड़े बड़े जंगली और मैदानी इलाके थे जहां मौर्य शासन केवल रास्तों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे ताकि वहां से आने वाले और जाने वाले व्यापारियों से टैक्स लिया जा सके, व्यापारियों से टैक्स लिया जा सके। तो ये बातें थी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है देख लो भाई। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत को सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र थे वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वो सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। अब आ जाओ नजराना की बात कर लो भाई। अनियमित रूप से जब संभव हो अपनी अपेक्षा से देना नजराना कहते थे। तो मौर्य शासन इन महत्वपूर्ण रास्तों से मिलने वाले साधनों को नजराना कहते थे। नजराना के रूप में कर इकट्ठा करते थे। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में सोने की खदानें थी जिससे मौर्य साम्राज्य को भारी मात्रा में कीमती धातुएं मिलती थी। इसके अलावा जंगली इलाकों में रहने वाले लोग राजा को हाथी, लकड़ी, शहद और मोम जैसे चीजें लाकर देते थे। ठीक है, तो यही था एक तरह का नजराना। यही क्या था भाई, नजराना था। ठीक है, तो याद रखिएगा टैक्स और नजराने में बहुत बड़ा अंतर होता था। जो टैक्स था वो नियमित था, आपको हर महीने या साल में देना होगा, लेकिन नजराना जो है वो अस्थायी नहीं था। यह अलग अलग अवसरों पर जब भी लोगों के पास संसाधन उपलब्ध होते थे तो वे खुशी से, दबाव में आकर नहीं, खुशी से देते थे। उसी को हम क्या बोलते थे, नजराना कहते थे। याद रखिएगा इस बातों को। चलिए अगला पेज में आते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। अगर हम बात कर लें मेगास्थनीज की बात कर लें कि मेगास्थनीज जो है वो अशोक के दरबार में कैसे आया था, तो सेल्यूकस निकोटर सिकंदर का सेनापति था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हरा दिया था। अब इसके बाद दोनों में क्या हो गया था, समझौता हो गया था। अब समझौता के बाद मेगास्थनीज जो है वो किन के दरबार में रहने लगे, चंद्रगुप्त के दरबार में रहने लगे। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त के दरबार में रहने लगे और इन्होंने एक पुस्तक लिखने शुरू कर दिए। अब वो पुस्तक कौन सा था भाई, तो उस पुस्तक का नाम था इंडिका। पुस्तक का नाम था इंडिका, नाम था पुस्तक का, याद रखिएगा इंडिका, पुस्तक का नाम था इंडिका। जी हां, ये बातें थी और उन्होंने पुस्तक लिखना शुरू कर दिया। उसने लिखा कि जब सम्राट जनता के सामने आते हैं तो एक विशाल जुलूस निकाला जाता है और सोने की पालकियों का इस्तेमाल होता है। जी हां, ये बातें बताई गई थी। चलिए अब यहां पर अशोक की विशेषताओं को देख लो। यहां पर अशोक की विशेषताएं क्या क्या थी, चलिए यहां पर अशोक की विशेषताओं को देख लो। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन, अशोक। वह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। वे ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। कौन, अशोक ने। किसने, अशोक ने भाई, याद रखेंगे अशोक ने अपने सारे अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश
पहुंचाने की कोशिश किए। ठीक है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में थी। तो अशोक की जो ज्यादातर अभिलेख जो था वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थी। तो एक बात आपको यहां पर समझने वाली बात है कि अशोक से पहले कोई ऐसा राजा नहीं आया, अशोक से पहले कोई ऐसा राजा नहीं आया जो सीधे प्रजा से इस तरह संवाद करने की तकनीक अपनाई हो। यानी कोई राजा ऐसा नहीं आया जो सीधे प्रजा से बात करने की कोशिश की हो। ठीक है, यानी आम बोलचाल भाषा में जिसे अनपढ़ लोग भी आसानी से समझ सकते थे। अनपढ़ भी अगर कोई उसमें रहा तो वो भी आसानी से समझ सकता था उसको। ठीक है जी हां, और भारत में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर जो लिपियां थी वे देवनागरी थी। इसी ब्राह्मी लिपि से यह पैदा हुआ है, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि से ही पैदा हुआ है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो इतने आसान तरीके से ये संदेश थे अशोक का। ठीक है, चलिए भाई अगला यहां पे पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि अशोक कलिंग युद्ध से प्रभावित होकर इसने धम्म करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। अब यहां पर समझो, अशोक ने अपने राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग पर क्या की थी? आक्रमण कर दी थी। और जब इसने कलिंग पर आक्रमण कर दी थी तो इस युद्ध में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 1.5 लाख से ज्यादा घायल हो गए थे, बंदी बना दिए गए थे। इस भयंकर तबाही को देखकर अशोक को भारी अफसोस हुआ और उन्होंने सोचा कि एक राज को जीतने के लिए इतने मासूमों का खून बहाना गलत है। इसी के बाद उन्होंने हमेशा के लिए, ठीक है, भेरी घोष यानी युद्ध की घोषणा को छोड़कर धम्म घोष यानी शांति और धर्म की घोषणा अपना लिया। और इसी वजह से इन्होंने सभी को शिक्षा देना शुरू कर दिया। इसी वजह से इन्होंने सभी को क्या कर देना शुरू कर दिया भाई? तो शिक्षा देना शुरू कर दिया और इन्होंने धम्म की स्थापना किया, धम्म की स्थापना। ठीक है, देखिए यहां पर कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, उड़ीसा का क्या है? प्राचीन नाम है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए यहां पर, तो अशोक के धम्म में जो है किसी देवता की पूजा या किसी धार्मिक रीति रिवाज यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब रही बात, यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है धम्म। सबसे पहले आप धम्म समझ लो कि धम्म क्या है, तब आपको यहां पर समझ में आएगा ये बात। धम्म संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है धर्म। अशोक का मानना था कि जैसे ही एक पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा को सही राह दिखाएं। वे बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रेरित थे। अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के विशेष अधिकारियों को काम पर रखा जो जगह जगह जाकर लोगों को धम्म की बातें सिखाते थे। जो जगह जगह जाकर लोगों को धम्म की बातें क्या करते थे भाई? सिखाया करते थे। यहां पर एक चीज के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, अशोक ने अपने धम्म के विचारों को फैलाने के लिए क्या क्या किया। यहां पर कुछ वर्ड जो है गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि ये जो मैंने नोट्स जो बनाए हैं वो एआई से बनाए हैं, और एआई क्या करता है, कुछ वर्ड को थोड़ा गड़बड़ा देता है। इस हैंड राइटिंग नोट्स पर मैंने सिर्फ इमेजेस जोड़े हैं, ठीक है, और उसी इमेज को थोड़ा सा ये गड़बड़ा दिया है। तो उसके लिए आप ये नहीं करेंगे, मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या कह रहा है, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। बस यहीं पे थोड़े से गड़बड़ाए हुए हैं, इसलिए, नहीं तो मैं दूसरा पेज ले लेता। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझते हैं हम लोग क्या कर रहा है। अशोक ने अपने धर्म को फैलाने के लिए, अशोक ने अपने धर्म को फैलाने के लिए, याद रखिएगा, फैलाने के लिए, ठीक है, फैलाने के लिए क्या किए भाई? उन्होंने सीरिया, ये सीरिया लिखा हुआ है, सीरिया, ठीक है, मिस्र, ठीक है, ग्रीस और श्रीलंका अपने दूत यानी संदेश वाहक को भेजें। यहां पर थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा गया। यहां पे संदेश वाहक को क्या किए? भेजे। इसके साथ ही आम जनता की भलाई के लिए अशोक ने
सड़कें बनवाई, यहां पर क्या लिखा है, सड़कें बनवाई, सड़कें बनवाई, ठीक है। अच्छा जी, कुएं खुदवाएं, यहां पर यही पॉइंट लिखा हुआ है, कुएं खुदवाएं, विश्राम घर बनवाएं, ठीक है, चिकित्सालय बनवाएं की व्यवस्था की, ठीक है। यहां पर यह पॉइंट था। तो हमने क्या कहा कि अशोक ने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, धर्म यानी वही धर्म था, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका भेजे, जिसे हम अशोक महामात कहते थे। जिसको भेजा जाता था उसको हम अशोक महामात कहते थे, ठीक है। अधिकारियों की नियुक्ति जो करते थे अशोक सम्राट ने, जो लोगों को भेजने के लिए, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए जो जगह पे भेजा करते थे उसको अशोक महामात्य कहा करते थे। इसके लिए नियुक्ति की जाती थी, है ना, और जगह जगह पे जाकर के धर्म की शिक्षा देते थे। इन्होंने अपने बच्चे को भी भेजा था, अशोक ने अपने बच्चे को भी भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को भी भेजा था। महेंद्र इनके बेटे थे और संघमित्रा इनकी बेटी थी। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था, अपने धर्म की प्रचार करने के लिए। अशोक दुनिया में सबसे पहला ऐसा राजा था जिसने मनुष्यों के साथ जानवरों के इलाज के लिए भी अस्पताल बनवाए थे। चलिए अगले पेज में भी आ जाते हैं, जो ये अंतिम पेज है, ठीक है, इस टॉपिक का। चलिए अब यहां पर समझते हैं हम लोग क्या कहता है। यहां पर देखिएगा, ठीक है जी, हाँ जी, महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर ले रहा है। तो लगभग 2200 साल पहले मौर्य, ठीक है, वंश का पतन हो गया। मौर्य वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। यह बात को याद रखिएगा। तो लगभग 2200 साल पहले मौर्य वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। यहां पर पॉइंट कट गया है, यहां पर लिखा रहेगा पतन हो गया, जी हां। तो लगभग कितना? 2200 साल पहले मौर्य वंश का पतन हो गया, जी हां। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अन्य जगहों पर कई राज्यों का उदय हो गया। यानी कि कहना क्या चाह रहा है भाई? अन्य राज्यों का कई जगहों पर उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद भारत में अलग अलग हिस्सों में कई राज्यों का उदय हुआ, इनका कहना यह है, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल है, सर पतन क्यों हुआ, कैसे पतन हुआ? कुछ तो रीजन होंगे। अशोक के बाद मौर्य जो राजा है, मौर्य का जो राजा है, जैसे दशरथ हो गया, और कुछ जो राजा थे वो कमजोर राजा थे, अयोग्य राजा थे। वे इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। दूर दराज के प्रांतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। दूर दराज के जो प्रांत थे वो बोला कि अब हम खुद स्वतंत्र हो जाएंगे, अशोक से हट जाएंगे, स्वतंत्र हो गए। और अंतिम मौर्य जो राजा है, ठीक है, अंतिम मौर्य वंश का सबसे आखिरी राजा जो बृहदत्त था, याद रखिएगा, उसकी जो है पूरी तरह से साम्राज्य छोटा होते होते खत्म हो गया मौर्य साम्राज्य, जी हां, ठीक है जी। चलिए अब यहां पर क्या कहता है, जरा इसको पॉइंट को भी समझ लो। पश्चिमोत्तर में करीब 100 वर्ष तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। 100 वर्षों तक हिंद यमन राजाओं का राज रहा, ठीक है। यानी जो पश्चिम उत्तर था, पश्चिम उत्तर के बीच की जो दिशा थी, उसमें यूनानी शासक जो सिकंदर के आक्रमण के बाद एशिया के इलाके में आकर बस गए थे और जो बाद में भारत की सीमा में आकर राज करने लगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहां पर देखते हैं अगला पॉइंट। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशिया में लोगों का शासन रहा। शक नामक मध्य एशिया में लोगों का क्या रहा भाई? शासक रहा। तो हिंद यमन राजाओं के बाद पश्चिमोत्तर या पश्चिम भारत का पर शक, ठीक है, शक नामक लोगों का शासन हुआ जो मध्य एशिया से भारत आए थे। और शकों के बाद भारत में कुषाण वंश का शासन आया था, जी हां। पॉइंट कहता है शकों के बाद कुषाण का शासन आया, शकों के बाद कुषाण का शासक आया। अगर हम शकों की बात कर लें, शको राजा की अगर बात कर लें, शक राजा की,
तो सबसे प्रसिद्ध शक राजा था रुद्रदामन, जिसने गुजरात के प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनवाया गया था। अब अगर हम बात कर ले कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था वो कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था। शक संवत जान रहे ना? शक संवत किसने शुरू किया था भाई? तो कुषाण राजा ने शुरू किया था। याद रखिएगा, शक संवत एक कैलेंडर होता है। शक संवत किसने शुरू किया था? तो कुषाण राजा ने शुरू किया था। और यही कैलेंडर के जरिए हिंदू के रीति रिवाज, पर्व त्यौहार जो हैं मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा क्या कहता है अगला पॉइंट। जी हां, कहता है कि उत्तर तथा मध्य भारत में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। तो कह रहा है कि उत्तर और मध्य भारत में मौर्यों के एक ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य राजा को हटाकर एक नए राज्य का स्थापना किया, जिसका नाम रखा, नए राजवंश का नाम रखा शुंग वंश। तो हमने यहां पर पुष्यमित्र शुंग की बात किया, पुष्यमित्र शुंग की। तो पुष्यमित्र शुंग की अगर हम बात और कर लें, देख लीजिए यहां पर पुष्यमित्र शुंग कैसे आया। पुष्यमित्र जो शुंग था वो सेनापति था। किसका सेनापति था? मौर्य काल का। और यही सेनापति लास्ट जो अंतिम मौर्य साम्राज्य का शासक था, कौन था भाई? बृहदत्त। उसने बृहदत्त की हत्या कर दी। बृहदत्त की क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करके एक नया राजवंश की स्थापना किया, जो राजवंश था शुंग राजवंश। शुंग राजवंश, याद रखिएगा, शुंग राजवंश की स्थापना कर दी। ठीक है, सातवाहन 400 वर्षों तक चला। अब ये सातवाहन क्या बोल रहा है कि 400 वर्षों तक चला? तो सातवाहन शासन जो है मध्य और पश्चिम भारत में आया, जो लगभग 400 वर्षों तक चला। ठीक है, उसके बाद एक और शासक आया वाकाटक। वाकाटक जो है पश्चिम और मध्य भारत में वाकाटक राजवंश स्थापित हुआ। वाकाटक राजवंश स्थापित हुआ। ठीक है, जी हां, याद रखिएगा। कब, कहां भाई? पश्चिम और मध्य भारत में वाकाटक राजवंश स्थापित हुआ। जी हां, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या कहता है, यहां पर और भी जानकारियां थोड़ा सा ले लेते हैं। अगर जैसे हम सातवाहन की बात कर लेते हैं, तो इस वंश का सबसे महान राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। जो सबसे महान राजा था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। कौन था भाई? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है इसका क्या था? सबसे महत्वपूर्ण महान राजा था। जो सातवाहन राजाओं की एक खास बात यह थी कि वे अपने नाम के आगे मां का नाम लगाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? मां का नाम लगाते थे। जी हां, उन्होंने ही भारत में सबसे पहले ब्राह्मणों की भूमि दान देने की प्रथा को शुरू किया था। और इन्होंने, सातवाहन शासक ने सबसे पहले कौन से सिक्के चलाए थे भाई? तो शीशे के सिक्के चलाए थे। याद रखिएगा इसको भी। अगर हम उसी तरह से बात कर लें वाकाटक राजवंश, तो वाकाटक राजाओं के संबंध गुप्त वंश से बहुत अच्छे थे। गुप्त वंश से इनका संबंध बहुत अच्छा था। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध अजंता की गुफा के कुछ सबसे बेहतरीन बौद्ध गुफा विहारों और चित्रों का निर्माण वाकाटक शासकों के संरक्षण में ही हुआ था। जी हां, इस बातों को समझिएगा। अगला पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला है, यहां पर इसको समझिएगा। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच क्या कह रहा है भाई? 2200 साल से लेके 1800 साल के बीच क्या क्या आए? चोल आए, जिसे हम चोल कहते हैं, चेरो आए, चालुक्य आए, और पांड्यों ने क्या किया? शासन किया। पांड्यों ने शासन किया। जी हां, याद रखेंगे इस बातों को। यानी अगर हम चोर, चेल, पांड्य
पांड्य राजाओं के समय तमिल भाषा में बहुत अच्छे से दर्जे कविता और किताबों की रचना हुई है, जिसे संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल भाषा में लिखा हुआ बहुत ही अच्छा किताब है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संगम साहित्य। इसमें संगम साहित्य में आपको देखने को मिलेंगे पल्लव एवं चालुक्यों, पल्लव एवं चालुक्यों का 1500 साल पहले, पल्लव एवं चालुक्यों का 1500 साल पहले दक्षिण भारत में 2 और शक्तिशाली राज आए। ठीक है, कौन भाई? तो कौन आए थे? पल्लव और चालुक्य, पल्लव और चालुक्य। कुछ जानकारियां, ये सब जानकारियां इतिहास को जानने का जो स्रोत है, जो जानकारियां हैं, वो हमें कहां कहां से मिलती हैं सर? तो हमें सिक्के से जानकारियां मिलती है, पांडुलिपियां से जानकारी मिलती है, पुस्तक से जानकारियां मिलती है। तो ये सारे चीजों से हमें क्या मिलती है? जानकारियां मिला करती है। चलिए, ये थे आपके आज के अशोक सम्राट से जुड़ी हुई बातें। ठीक है, मौर्य सम्राट से जुड़ी हुई बातें। आपको ये टॉपिक आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद नहीं भी आए होंगे तो आप हमारे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ठीक, और नहीं अच्छा लगा, जो भी आपको दिक्कत लगी, जो भी आपको परेशानियां लगी, आप कमेंट में बता सकते हो हमें, ताकि अगले वीडियो में मैं उसको सुधार कर लूं। जी हाँ, एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि एक और जो दूसरे चैनल है, उस चैनल पे मैं अभी करंट अफेयर्स डाल रहा हूं, जीके जीएस डाल रहा हूं। आप उसको भी प्यार दें और उस पे भी आप जरूर उसको भी विजिट कीजिए, एक बार जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हमने आपसे सवाल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीधा साधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कि अशोक का जो अभिलेख है वो सबसे पहले किसने पढ़ा और कब पढ़ा? बस आपको इसी का जवाब कमेंट में देना है। तो अशोक का अभिलेख जो है वो किसने और कब पढ़ा? ठीक है भाई? जी हाँ, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू।